हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। हम लोग MHD 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा कर रहे थे, जिसमें कि पिछले सभी वीडियो में हम लोगों ने 5 प्रश्नों की चर्चा कर ली थी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHD 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की, जो है काव्य चिंतन में मैथ्यू आर्नल्ड के योगदान का निरूपण कीजिए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए इसको देखते हैं। आर्नल्ड जो है उन्होंने काव्य में रोमांटिक मान्यताओं का खंडन किया है और जो प्राचीन क्लासिकल सिद्धांत है उनकी पुनः स्थापना का प्रयत्न किया है। आर्नल्ड ने काव्य में स्वाभाविकता, सरलता और क्लासिकल गुणों के साथ स्वायत्त सत्ता पर बल दिया। आर्नल्ड प्राचीन और नवीन परंपरा और आधुनिकता के मिलन बिंदु पर खड़े दिखाई देते हैं। काव्य में स्वाभाविकता और महान काव्य के लिए विषय वस्तु उदात्त होनी चाहिए और शैली भव्य होनी चाहिए, ऐसा जो है वो आर्नल्ड का मानना है। उनका कहना था कि सामाजिक विषयों की उपादेयता समाप्त हो जाने के बाद उनका महत्व भी समाप्त हो जाता है। जैसे कि हिंदी के रीतिकार की दरबारी कविता आज अपना महत्व खो चुकी है, या फिर स्वाधीनता आंदोलन के दौरान लिखा गया तमाम भावावेशी काव्य, ये सब जो है वो आज के दौर में उतना महत्व नहीं रखते हैं जितना कि उस समय रखते थे। इसलिए आर्नल्ड की धारणा थी कि सामाजिक विषयों पर लिखा गया काव्य चिरस्थायी नहीं हो सकता, अतः काव्य वही स्थायी होता है जिसमें कि स्थायी भावों, संवेदनाओं की प्राण प्रतिष्ठा हो। और उन्होंने काव्य मर्म में 4 बातों पर विशेष ध्यान दिया है। ये 4 बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। पहला है काव्य की विषय वस्तु महत्वपूर्ण हो। दूसरा है रचना प्रक्रिया के क्रम में संरचनात्मकता, अन्विति, अनुपात तथा सामंजस्य पर ध्यान देना चाहिए। तीसरा है वर्णन में भव्य शैली का प्रयोग आवश्यक है। चौथा है आनंद प्रदान करने के साथ कविता नैतिक उन्नयन भी करे, वही जो है वो आदर्श काव्य होगा या आदर्श कविता होगी। मैथ्यू आर्नल्ड जो है उनकी सबसे महत्वपूर्ण स्थापना यही है कि कविता जीवन की आलोचना है, और अपने जीवन संबंधी विचारों में उन्होंने इस प्रश्न को सबसे ऊपरी रखा कि जीवन कैसे जीना चाहिए। और जो है प्रोफेसर डॉक्टर निर्मला जैन, उनके शब्दों में कहा जाए तो उन्होंने आर्नल्ड के विषय में लिखा है कि उनकी दिलचस्पी कविता क्या है, इसकी अपेक्षा इसमें थी कि कविता क्या करती है। और उनके अनुसार मानव के कार्य जो है वो व्यापार समस्त राष्ट्रों में सदा ही काव्य के शाश्वत विषय रहे हैं। मैथ्यू आर्नल्ड जो है उसी को उत्तम काव्य मानते हैं जिसमें कि महान कार्य हो, उत्कृष्ट शैली हो, और ये दोनों हो, इसमें से कोई एक न बल्कि ये दोनों हो, महान कार्य और उत्कृष्ट शैली। संपूर्ण काव्य विधान में उत्कृष्ट शैली का प्रयोग होना चाहिए, और जो आर्नल्ड है वो शैली में सरलता और स्वच्छता के आग्रही हैं। अब हम लोग उनके योगदान को भी पॉइंट्स में देखेंगे। पहला है आर्नल्ड को प्रथम आधुनिक आलोचक कहा गया है। उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि उनसे अंग्रेजी की आधुनिक आलोचना का एक प्रकार से सूत्रपात होता है। उनसे पहले एक ही महिमाशाली नाम मिलता है जो है कालरिज का, किंतु कालरिज की दृष्टि मूलतः सैद्धांतिक थी और वे काव्य के तत्वों के अन्वेषक थे, किंतु आर्नल्ड की दृष्टि एकदम व्यवहारिक थी। वे आलोचना को दर्शन की शाखा स्वीकार करने को तैयार नहीं थे और न रोमांटिक क्लासिकल के भेदों में सिर खपाना चाहते थे। मूल बात यह है कि वे आलोचना की स्वायत्तता के पक्षधर थे और पाठक वर्ग की रुचि परिष्कार के प्रबल समर्थक थे। दूसरा है आर्नल्ड काव्य को नैतिक सांस्कृतिक उन्नयन का साधन मानते हैं। उनकी दृष्टि में काव्य एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य है समाज एवं संस्कृति का उत्कर्ष। नेक्स्ट है आर्नल्ड ने 19वीं शताब्दी के प्रथम चरण के रोमांटिक सिद्धांतों का खंडन करते हुए प्राचीन यूनानी क्लासिकल सिद्धांतों को अपनाने की जोरदार वकालत की है। उनका विश्वास था कि यूनानी सिद्धांतों के प्रकाश में ही नवीन काव्य सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। प्राचीन और नवीन के बीच सेतु बनाने वाली इसी आर्नल्डीय दृष्टि को T.S. एलियट ने अपने विचार तर्कों से आगे बढ़ाया है। अगला पॉइंट देखते हैं। काव्य को जीवन की आलोचना कहने से तात्पर्य है जीवन की पुनर्निर्मिति, जीवन की पुनर्व्याख्या, जीवन का समग्रता में निरीक्षण परीक्षण। काव्य में कवि के जीवन की गहराई और व्यापकता दोनों को विस्तार से स्थान देते हैं। वह उसके किसी भी पक्ष की उपेक्षा नहीं कर सकता। काव्य की सीमा का जो विस्तार है वो धर्म, संस्कृति, शिक्षा आदि सभी तक है।
काव्य विज्ञान का विरोधी नहीं है बल्कि उसका पूरक है। कविता ही मानव के कोमल भावों को भीतर से सहलाने का काम कर सकती है, विज्ञान नहीं। अतः जैसे जैसे विज्ञान की उन्नति होती आएगी वैसे वैसे कविता की भूमिका का महत्व भी बढ़ता जाएगा। काव्य का प्रयोजन मात्र आनंद प्रदान करना नहीं है, मानव की नैतिक सांस्कृतिक भावनाओं का उन्नयन और परिष्कार है, जो कि अभी हमने पिछले जो पॉइंट्स देखे थे उसमें भी इस बात को देखा था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आर्नल्ड ने ही प्रथम बार समस्त यूरोप को एक बौद्धिक साहित्यिक संघ के रूप में देखने के विचार का प्रस्ताव किया। उन्होंने देखा कि आलोचना के क्षेत्र में फ्रांस जर्मनी से आगे है। इस परिप्रेक्ष्य के भीतर से उन्हें यह वैचारिक प्रकाश मिला है कि आलोचना को राष्ट्रीय सीमाओं में बांधना अनुचित है और उन्होंने अंग्रेजी आलोचना को संकीर्णतावादी अलगाववादी नीति छोड़ने का आग्रह किया और जर्मनी फ्रांसीसी ग्रीक लैटिन के साथ अन्य भाषाओं के आधुनिक साहित्य को अध्ययन मनन के केंद्र में लाने का सुझाव दिया। फलतः उन्होंने उस आलोचना पद्धति की नींव डाली जिसे कि आज हम लोग तुलनात्मक आलोचना कहते हैं। नेक्स्ट है, आर्नल्ड ने बहुत विस्तार से तथ्य का प्रतिपादन किया कि साहित्येतर मानदंड साहित्य के विवेचन मूल्यांकन में बाधक है, अतः उनसे मुक्ति जो है वो आवश्यक है। राजनीतिक ऐतिहासिक पूर्वाग्रहों से ग्रस्त आलोचना साहित्य के साथ न्याय नहीं कर सकती। आलोचक को निसंग होना चाहिए। आर्नल्ड के निसंगता वाले इस विचार को बाद में एलियट ने व्यापक समर्थन दिया। और अगला है, सेंट व्यू के चिंतन से प्रभावित होकर आर्नल्ड ने यह मत व्यक्त किया है कि रचना या कृति को ठीक से समझने के लिए रचनाकार के युग परिवेश वैयक्तिक जीवन की गहन जानकारी आवश्यक है, किंतु उनका यह विचार कई व्यवहारिक कठिनाइयां उत्पन्न करता है। इसलिए यह कहा गया है कि आलोचना में कृति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, कृतिकार पर नहीं। आलोचना का लक्ष्य रचना होनी चाहिए। रचना को पाठ विश्लेषण में आलोचक को भारी श्रम करना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं। वैसे इसमें काफी पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर आप लोग 8 भी याद कर लेंगे तो आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे और इतना काफी है। आर्नल्ड की दृष्टि में संस्कृति तथा आलोचना अभिन्न है। संस्कृति और आलोचक दोनों का लक्ष्य पूर्णता की ओर बढ़ना है। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा कि काव्य चिंतन में आर्नल्ड का क्या योगदान था और उनके अनुसार या उनके मत में जो काव्य सिद्धांत है, काव्य है, वो कैसा होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।